जैसे ही कछुए ने दूर के शहर को देखा, समय धीमा हो गया। अब तक कछुआ लगभग 20 किलोमीटर की दूरी, वह एक बड़ी दूरी थी, लेकिन यह कछुए की सीमा के भीतर था। उस पल करण को एहसास लगा जैसे उसकी मौत से आमना सामना हो गया हो। वह क्या कर सकता? कुछ नहीं। अब तक के पूरे दिन की तरह करण भी कुछ नहीं कर सकता। इस समय उसके आसपास की हर चीज उसकी शक्ति बहुत बढ़ती। यदि सबसे शक्तिशाली सैनिक भी करण को मारने का फैसला करता है, वह कुछ नहीं कर पाएगा। इस समय करण को शक्तिहीन महसूस हुआ। उसका जीवन दूसरों के हाथों में था। धीरे धीरे कछुए की पीठ पर पहाड़ पर फिर से कई छेद खुल गए। उन्होंने योद्धा की सड़क की ओर इशारा किया। करण को लगा कि रोंगटे खड़े हो गए हैं। बूम! एक विस्फोट हुआ, लेकिन वह वॉरियर पैराडाइज के भीतर नहीं, यह कछुए पे गया। करण की आंखें सदमे में चौड़ी हो गई। उसने अभी क्या देखा था? अचानक कछुए के पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सचमुच उड़ गया। जैसे ही उसके मुंह से गहरी गुर्राहट निकली, कछुए का सिर एक ओर झुक गया। यह ऐसा था जैसे कछुए को अभी अभी एक विशाल गोली लगी हो। कछुए की पीठ से टनाटन पत्थर गिरे और पहाड़ की लहरों से खून बहने लगा। यह लगभग वैसा ही था जैसे ज्वालामुखी फट गया, लेकिन लावा की जगह खून निकल रहा था। करण ने अन्य जादूगरों की ओर देखा, यह देखने के लिए कि जो कुछ हुआ था उसके बारे में क्या सोचते हैं। अधिकांश जादूगर करण की तरह ही हैरान थे, लेकिन हरे वस्त्र पहने और भूरे वस्त्र पहने जादूगर कछुए को देखकर केवल मुस्कुराए। उस पल करण को कुछ एहसास हुआ। दुश्मन ने हर चीज की योजना बनाई हुई होगी, लेकिन दुश्मन अभी भी तक था, क्योंकि गद्दार पवन जादूगरों का खुलासा हो गया था, जिसका मतलब था कि उन्होंने इसके आसपास कोई योजना नहीं बनाई। यहाँ अधिक सटीक रूप से दुश्मन के दुश्मन से उनके आसपास योजना बनाई थी। तो नहीं पता था कि ये जटिल जादूगर सर्कल में से कैसे काम करते, लेकिन उन्होंने अनुमान लगाया कि दोषपूर्ण वीरडपन की आपूर्ति किसने की। इसका पता लगाने के लिए जादूगर सर्कल बनाने के लिए तैयारी की आवश्यकता होगी। इसका मतलब था कि राम के लोग तैयार हो चुके थे, और यदि वे तैयार थे तो ताकि वे हर चीज के लिए तैयार थे। दुश्मन ने वॉरियर के वक्त पर हमला किया था और राम ने हमले की योजना बनाई, लेकिन अगर उन्होंने बस हमले को रोक दिया तो यह पर्वत नहीं होगा। भी इससे कुछ हासिल नहीं करना था, इसलिए उनका व्यवहार किया जैसे वे गद्दारों को डुबाने के लिए जाल में फंस गए हो। उन्होंने 4 गद्दारों को मार डाला था, 2 को हिरासत में ले लिया था। उन्होंने अपना लाभ कमाया तब था कि दिखावा खत्म हो सकता था। वे आखिरकार कछुए से निपट सके, और कछुए ने निपटने के लिए उन्होंने उपयोग किया अपने शरीर का इतना बड़ा हिस्सा होने के बाद कछुए को अपना शरीर वापस पाने के लिए कई तेजी से कदम उठाने पड़े। इसी दौरान युद्ध दूर से एक डब्बा धीरे धीरे जमीन पर गिरा। यह लंबे हरे बालों वाला एक आदमी था। यह चारों ओर हवा का झोंका आ रहा था। यह राम था। राम ने अपना बायां हाथ आगे बढ़ाते हुए कछुए की ओर घूरकर देखा। बेहतर होगा कि तुमने मेरे दोस्त को न मारा हो, वह फुसफुसाया। इस समय धूल के बादल किनके एक काला धब्बा निकला और दूर तक भाग गया। यह डिन था, लेकिन डिन का लगभग आधा हिस्सा नष्ट हो गया था और उसका भाला उसे दूर तक ले जा रहा था, क्योंकि वह अपने आप नहीं दौड़ सकता। राम ने उसे देखा और थोड़ा मुस्कुराया। फिर उसने पीछे मुड़कर कछुए की ओर देखा। ऐसा लगता है कि तुम्हारी मृत्यु यहीं होगी। इसी बीच कछुआ ठीक हो गया था। उसने ऊपर से राम को घूर कर देखा। उसके पर्वत पर 10 से अधिक छेद खुल गए। एक पल में 10 से अधिक लाल चट्टानें उसकी पीठ से बाहर निकल गई। क्लिक करे। राम ने अपना बायां हाथ इधर उधर लहराया। एक लहर के साथ ऐसा लग रहा था मानो वह विशाल मानवीय हाथ से पत्थरों को दूर फेंक रहा हो। अंत में सभी पत्थर राम से चूक। राम ने उपहास किया। दूरी की लड़ाई में एक जादूगर के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहा था। राम धीरे धीरे आगे बढ़े, क्योंकि उनके दाहिने हाथ में कुछ दिखाई दिया। यह एक पूरी तरह से एक कटा हुआ क्रिस्टल था, जिसके चारों ओर कई पन्नावर्त घूम रहे थे। कुछ मिलाकर क्रिस्टल के चारों ओर 4 पन्नावर्त थे। वह अपने फोकस का उपयोग कर रहा था। योगेश ने करण के बगल से कहा। वह जानता था कि ये इतनी दूरी से नहीं देख सका। इसमें कितनी अंगूठियां हैं? करण ने पूछा। 4। करण ने गहरी सांस ली। जैसा कि मैंने उम्मीद की थी, राम को साधारण जादूगर नहीं है। फोकस क्या था? फोकस एक जादू का आधुनिक हथियार था। इसने न केवल जादूगर को कई जादू करने की अनुमति दी, बल्कि फोकस के द्वारा डाले गए किसी भी जादू को और मजबूत करने के लिए आसपास से मन को इकट्ठा किया। फोकस सबसे
महंगे उपकरण थे जिन्हें जादूगरों ने अपने जीवन में खरीदा था, जिससे उनकी अधिकांश संपत्ति खर्च हो गई थी। सर्किलों ने बताया कि फोकस कितना शक्तिशाली है। एक जादूगर केवल अधिकतम 4 सर्कल वाले फोकस का उपयोग कर सकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक जादूगर के पास एक है। फोकस की कीमत के कारण 4 सर्कल वाले फोकस को खरीदने के लिए जादूगर को कम से कम 20 टू फास्ट जानवरों को मारना और बेचना आवश्यक होगा। इसके अलावा भी वे क्रिस्टल भी अलग अलग गुणवत्ता का हो सकता है, इसकी कीमत और बढ़ जाएगी। राम जिस फोकस का उपयोग कर रहा था उसे देखते हुए करण यह नहीं सोचा कि वह सिर्फ एक साधारण उच्च जादूगर था। राम शायद कम से कम मिड जादूगर दायरे में था और पर्वत कछुआ यह अर्ली टू फास्ट दायरे में था। कछुए ने धीरे से वापस चलते हुए राम पर पत्थरों से बमबारी जारी रखी। राम अपने दाहिने हाथ में फोकस के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए पत्थरों को किनारे हटाने के लिए अपने पवन मन का उपयोग कर रहा था और ठीक 2 सेकंड बाद फोकस हरी रोशनी के साथ चमकने लगा। बूम! कछुए का पहाड़ फट गया। ऊपर का आधा हिस्सा मलबे के रूप में दूर जा गिरा। पर्वतीय कछुए ने एक दर्दनाक और डराने वाली चीख निकाली, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। बूम! 1 सेकंड बाद एक और विस्फोट हुआ और कछुए के बाएं आधे हिस्से का एक बड़ा हिस्सा नष्ट हो गया। कछुए पर जो बल लगा उसने उसे पलट दिया, जिससे बंजर भूमि में भूकंप आ गया। इस बार राम ने तुरंत अपना अगला जादू नहीं चलाया, लेकिन वह अभी भी गति से मंत्र बोलता था और 5 सेकंड बाद उसका काम पूरा हो गया। राम ने अपना फोकस ऊंचा रखा। बूम! दूर से करण ने केवल राम और कछुए के बीच की हवा को कंपन और विकृति होते देखा। धातु और पत्थर पिसने की आवाज पूरे क्षितिज में गूंज रही थी। और फिर करण ने कछुए को 2 टुकड़ों में अलग होते हुए देखा। कछुए के पूरे शरीर में एक सांप कट लग गया था। उसके शरीर से अंग बाहर बह रहे थे, जैसे कि बंजर भूमि भर गया हो। कछुआ तब तक शांत होता गया जब तक कि उसने आवाज निकालनी बंद नहीं की गई। यह मर चुका था। राम ने अपना ध्यान हटा लिया, रुमाल मंगवाया और अपने हाथ साफ किए। जैसे ही कछुआ मर गया, सैनिक और जादूगर खुशी से झूम उठे। हमें आज मरने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन करण ने केवल एक गहरी सांस ली। यह कोई लड़ाई नहीं। राम ने अनिवार्य रूप से कछुए के साथ खेल रहा था। इस चीज से शहर और दिन सभी को खतरा था। उसे राम ने अपने हाथों के 2-4 झटकों से ही संभाल लिया था। हाल ही में बहुत सी चीजें घटित हुई थी, लेकिन जब दिन ने कछुए पर हमला किया था, उसके खत्म होने तक 2 मिनट ही बीते थे। 2 मिनट में जादूगरों ने अपना जादू समाप्त कर दिया था और राम खतरे से निपट चुके थे। भले ही राम अपनी अधिकतम गति से आगे बढ़ा हो, वह महारानी कोबरा जोन से केवल 2 मिनट से मैं यहाँ नहीं पहुँच पाता। इसका मतलब यह था कि राम ने वास्तव में महारानी कोबरा जोन में 2 फास्टेड जानवर से कभी लड़ाई नहीं की थी। वह शुरू से ही यहाँ था। अब तक दिन का शरीर ठीक होने शुरू हो गया था और वह अपने आप चल सकता था। दूर से करण ने दिन को राम के साथ बात करते हुए देखा। जब वे वॉरियर के स्वर्ग में वापस जा रहे थे, नहीं जानता था कि वे इस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन वे घबराए हुए या जल्दी में नहीं थे लग रहे थे। जाहिर तौर पर राम को 2 फास्ट जानवर से निपटने के लिए महारानी कोबरा जोन में जाने के लिए जल्दी की जरूरत नहीं थी। मतलब था कि शायद कोई और उसे निपट रहा होता। अब तक कोई भी कमांडर स्टेट जानवर घाटी नहीं छोड़ सका। पहले वे कछुए डरे हुए थे। उनमें से बहुत से लोग घाटी से भाग गए थे, लेकिन इन कईयों ने छिपने का फैसला किया। किसी को यह याद रखना होगा कि घाटी के अधिकांश जानवर शुरू से ही गहरे भूमि में छिपे हुए थे। शक्तिशाली पवन एफिनिटी जानवर स्पिरियस की गुफा में छिप गए। शक्तिशाली पृथ्वी एफिनिटी जादूगर जानवर भूमि में छिप गए। केवल वे ही लोग बंजर भूमि में भाग गए जिनके पास छिपने की जगह नहीं थी। और अब बंजर भूमि में 2 फास्ट जानवर की लाश को देखने के बाद रुकने की उम्मीद उनकी प्रेरणा और भी मजबूत हो गई। नया जादूगर और मानो ने आखिर बच्चे पवन एफिनिटी कमांडर स्टेट जानवरों से निपटा। उनके पास जादूगर पाई के लिए फिर से बंजर भूमि में कूद पड़े। केवल 30 मिनट में कोई भी और लड़ाई नहीं हुई। सतर्कता का दिन अनिवार्य रूप से समाप्त हो गया था। एकमात्र गायब हिस्सा आधिकारिक निष्कर्ष था। सुनहरे कवच वाले अधिकारी ने करण और योगेश से कहा, अब आप घूम सकते हैं। पिछले घंटों से उन्हें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया था, जैसे कि उनका अस्तित्व ही ना हो। ये सब खत्म हो गया है, लेकिन जब तक आप मरना नहीं चाहते, आपको वॉरियर का स्वर्ग नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा कहने के बाद अधिकांश अधिकारी ने करण और योगेश को फिर से नजरअंदाज कर दिया। तो तुमने आज क्या सोचा? योगेश ने करण ने दूर से देखा। राम और दिन पहले ही
वॉरियर के स्वर्ग में लौट आए थे। करण ने कहा, आज मुझे पता चला कि मैं अभी भी कितनी शक्तिहीन हूँ। मैं केवल अपने सहपाठियों को देखता हूँ और उनसे अपनी शक्ति की तुलना करता हूँ, लेकिन मेरे सभी सहपाठी उतने ही असहाय हो गए जितना मैं आज हूँ। अकेडमी मेरी यात्रा की राह पर केवल एक कदम है। मैंने सहपाठियों से परे शिकारी है, शिकारियों से परे शिक्षक, शिक्षकों से परे सच्चे जादूगर, और सच्चे जादूगर से परे चौथे क्षेत्र के प्राणी, और उनमें से उन्हें परे राजा है। करण ने कहा, मुझे अभी भी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। उसे यकीन नहीं था कि वह योगेश से बात कर रहा था या खुद से। यही उद्देश्य है कि आप यहाँ क्यों हैं? योगेश ने कहा, अचानकता के अपने पहले दिन मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ था। उस समय मैं भी आपकी ही तरह असहाय था, और मैं अब भी असहाय हूँ। सबसे अच्छा मैं जो कर सकता हूँ वह है कि मैं अपने अनुभव से आपको सुरक्षित स्थान पर ले जाऊं, लेकिन बस नहीं। इस दिन को याद रखें, कभी भी अपने ग्रेड में सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास न करें, बल्कि संग्राम रूप से सर्वश्रेष्ठ बनने का प्रयास करें। अपनी तुलना अन्य छात्रों से न करें, बल्कि सव्य से करें। करण ने योगेश की बातें सुनी। करण ने कहा, आज की हर चीज के लिए धन्यवाद। आप बिना मुझे दुनिया की असली ताकत देखने का मौका नहीं मिलता। योगेश ने कहा, आपको नीलम का धन्यवाद देना चाहिए, मुझे नहीं। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था। करण ने कहा, मैं उन्हें भी धन्यवाद दूंगा। वे दोनों अब घूम सकते हैं, लेकिन उन्होंने रुकने का फैसला किया। वे अकेडमी लौट सकते थे, लेकिन कुछ ऐसा था जिसे वे देखना चाहते थे। अगले घंटों में सैनिक शांत हो गए और एक दूसरे से बातचीत करने लगे, जिससे उनमें से केवल कुछ ही मानो के पास एंड बाय पर रह गए। जादूगर पहले से ही दीवारें तोड़ चुके थे। करण ने जो सुना था उसके अनुसार जादूगर आज के बारे में सब कुछ पर चर्चा करने के लिए सभा कर रहे थे। करण अकेला नहीं था, इसके आज बहुत कुछ सीखा था, यहाँ तक कि एक सच्चे जादूगरों के लिए भी। चौथे क्षेत्र में प्राणियों को देखना अभी भी कुछ ऐसा था जिससे वे सीख सकते थे। 2 घंटे बाद सैनिक दीवार के उत्तरी किनारों के पास जाने लगे। जादूगर देखने के लिए दीवारों पर लौट आए थे। शाम का समय था और शहर के सभी लोग इंतजार कर रहे थे, और आखिरकार वह समय आ गया। दूर एक पहाड़ के ऊपर एक विशाल हरी छाया दिखाई दी। टॉम ईगल वापस आ गया था। इस बार करण को ही इस पर बेहतर नजर पड़ी। ये बल्कि विशाल था। करण ने अनुमान लगाया कि इससे पंखों का फैल 5 किलोमीटर से अधिक था, जो किसी जीवित प्राणी के लिए अकल्पनीय था। इसके एक पंख ने वॉरियर के शव को पूरी तरह से ढक दिया। करण ने शांति से टॉम ईगल को देखा, फिर उसने उसे अपनी चोंच खोलते हुए देखा। करण, उठ जाओ। क्या? करण को एहसास हुआ कि सब कुछ अंधेरा था, और उसने अपनी आंखें खोली। जैसे ही करण ने अपनी आंखें खोली, उसने देखा कि योगेश पूरी तरह से उसकी ओर देख रहा है। वह दर्द से लग रहा था। उसे दर्द क्यों हो रहा था? फिर करण ने देखा कि वह भी दर्द में था, लेकिन वह खुद से यह पूछने की बात दर्द महसूस कर पाया था कि क्या उसे भी दर्द हो रहा है। उसे शायद दर्द नहीं हो रहा था, यह किसी जोरदार झटके जितना ही दर्दनाक था। उसने बहुमुश्किल पर ध्यान दिया। क्या हुआ? करण ने असमझ से पूछा। क्या उसने स्टॉर्म ईगल को उसके ऊपर से गुजरते हुए नहीं देखा था? यह चीख निकली। योगेश ने मुंह बनाते हुए कहा, आप लगभग 10 मिनट के भीतर मिनट के लिए बाहर है। करण जल्द से उठ बैठा, लेकिन एक पल के लिए उसे लगा कि जैसे उसकी दुनिया घूम रही है। यह चिल्लाया था, यदि यही कारण है कि कोई भी शिक्षक शुरुआती कक्षा के छात्रों को अपने साथ नहीं ले जाता। एक परिचित आवाज सुनकर करण ने उसकी तरफ देखा। यह अध्यापिका नीलम थी। क्या तुमने आज कुछ सीखा? उसने पूछा। करण अभी भी अचानक हुए बदलाव से थोड़ा हैरान था। यह ऐसा था जैसे उसे एक पल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर टेलीपोर्ट कर दिया हो। अभी अभी उसने स्टॉर्म ईगल को देखा था। एक पल बाद वह जमीन से उठा, लेकिन अंत में करण ने सिर हिलाया। मैंने बहुत कुछ सीखा। धन्यवाद नीलम जी, आपका धन्यवाद मेरे हित का विस्तार हुआ है। नीलम ने कहा, नीलम नहीं, धन्यवाद जरूरी नहीं है। आप सबसे अच्छे शिकारी हैं और आप इसके हकदार हैं। अब दीवारों से नीचे उतरो। गार्ड पहले से ही असुविधाजनक रूप से इधर उधर घूम रहे हैं। वे चाहते हैं कि हम चले जाएं, लेकिन वे बहुत कठोर नहीं होना चाहते। उधर गार्डों ने दूसरी ओर देखा। करण उठ खड़ा हुआ, और क्योंकि उसका दिमाग धीरे धीरे घूमना बंद हो गया। इसके बाद वह नीलम के पीछे पीछे दीवार से नीचे उतरा। योगेश ने तुरंत अलविदा कहा और फार्म लाइन में
अपने घर चला गया। करण ने नीलम से उस बारे में बात की जो उसने सीखा था और उसने करण द्वारा सीखी गई चीजों के बारे में और भी विस्तार से बताया। जब शाम हो गई तो दोनों अलग हो गए। करण अपने कमरे में वापस चला गया और चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठ गया। अजारकता का दिन। उसने चुपचाप खुद से कहा, आज मैं तय हो गया हूँ। आज मैं केवल देखने वाला था। शायद अगली बार मैं फिर से भी दर्शक बनूंगा, लेकिन उसके बाद का समय मैं वास्तव में अजारकता के दिन में भाग लेने की पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं वॉरियर पैराडाइज में मददगार बनने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं बन सकता, लेकिन मैं जनरल स्टेट के जानवरों से फायरलाइट की रक्षा करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली हो जाऊंगा। 1 घंटे से अधिक तक करण ने केवल उस सभी चीजों के बारे में सोचा जो उसने आज देखी थी। वह समझ गया कि प्रत्येक छात्र अजारकता का दिवस के लिए कोटा क्यों चाहते थे। यह एक अनमूल्य अनुभव था, कुछ ऐसा जिसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। और फिर करण अपनी आंखों में नए विश्वास के साथ खड़ा हो गया। मुझे और अधिक शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है। अधिक शक्तिशाली, तलवार ने कहा। करण ने तलवार की ओर देखा और सिर हिलाया। आइए अभी शुरू करें। और फिर उसने दोनों ने अपनी तकनीकों में परीक्षण लेना शुरू कर दिया। करण पहले से ही कहीं अधिक कठिन परीक्षण लेगा और वह इस दुनिया के बारे में सीखने में अपना सब कुछ लगा देगा। उसका पहला लक्ष्य एकेडमी में शक्तिशाली छात्र बनना है। वक्त निकल गया। इस बार वह अचानकता के दिन के दौरान असहाय था, लेकिन भविष्य में वह उतना असहाय नहीं होगा। अभी करण शक्ति के उस स्तर पर था। करण शायद किसी शहर में एक उच्च पदस्थ अधिकारी बन सकता था। लेकिन उसके लक्ष्य उससे कहीं आगे थे। करण ने तब तक परीक्षण लिया जब तक अकेडमी में जीवित समानन नहीं हो गया था। लाशों के ढेर को सरकारियों ने साफ कर दिया था और लाभ के लिए बेच दिया था। वॉरियर पैराडाइज ने डे ऑफ के केओस के लिए बहुत अधिक धनराशि खर्च की थी, लेकिन इस कहीं अधिक कमाई की थी। वॉरियर पैराडाइज का पूरा उद्देश्य यही था, खतरे में लाभ उठाना। और इस प्रकार योद्धा अकेडमी में करण का जीवन जारी रहा। सुबह के दौरान करण ने जो भी पाठ था उसमें भाग लिया। पाठों में अधिक राजनीति, भूगोल और जादूगर शामिल थे। दोपहर के दौरान करण ने कैटरपिलर क्लास में पाठ में भाग लिया। शाम के दौरान करण ने या तो तलवार परीक्षण या जानवर कक्षाओं में भाग लिया। शुरुआती रात के दौरान करण ने तलवार से परीक्षण लिया। देर रात के दौरान करण ने या तो अपनी एफिनिटी पर ध्यान केंद्रित किया या सो गया। वह अब भी बहुत कम हो सोता था। दिन बीतते गए। 1 सप्ताह बीत गया, 2 हफ्ते बीत गए। करण फिर से सो गया। उसे फिर से गहरे गंदगी जैसा महसूस हुआ, लेकिन यह पिछली बार जितना बुरा नहीं था। हर बार जब वह सोने के लिए गया तो उसने और अधिक अनुकूल किया। 1 महीना गुजर गया। अब तक करण को एकेडमी में 2 महीने हो चुके थे। लगता है तुम फिर से जीत गए हो, करण, अमर जोर से हंसते हुए चिल्लाए। अब तक करण अमन के खिलाफ अपनी जीत की दर 50% से ऊपर बढ़ाने में कामयाब रहा था। करण ने अब अमन से कहा, सत्र में बहुत से अभी भी बढ़त हासिल है, तो अपनी तुलना दूसरों से न करें, बल्कि अपने अतीत को देखें। मुझसे ऊंचे सत्र पर है, लेकिन आप जबरदस्त प्रगति की है। अभी मैं आपसे सीख सकता हूँ, जितना आप मुझे नहीं सीख रहे हैं। हमारे झगड़े, अमन ने मुस्कुराते हुए कहा। शुरुआत में अमन बड़ा घमंडी दिखाई दिया था, लेकिन अब तक वह करण के प्रति गर्म हो चुका था। अमन वास्तव में एक बहुत ही मिलनसार योद्धा था। वह एक भीषण योद्धा था जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। 2 सप्ताह और बीत गए। हंटिंग गिल्ड के करण ने काउंटर पर 1250 सोना रखते हुए कहा, 5 भाला चोर, बुरा नहीं, लगे रहो। 1 और महीना बीत गया। इस बार इस आदमी को देखो, तलवारबाजी कक्षा में एक व्यक्ति ने कहा। वह वास्तव में अब तक लेवल 4 को पार करने में कामयाब रहा, तो वह शिक्षक की सहायता के समान स्तर पर है। वह अभी भी बहुत कमजोर है, जरूर, लेकिन वह लड़का कैटेगरी क्लास से है ना। वे आम तौर पर उतने शक्तिशाली नहीं होते हैं। ओह, वह कैटेगरी क्लास से है, फिर वह बुरा नहीं है। मुझे लगता है 1 और महीना बीत गया। आप शेष 48% में है। करण ने सौरभ से करण को कागज का एक टुकड़ा देते हुए कहा, आपने कम समय में काफी प्रगति की है, बुरा नहीं है। अभी अभी साल के अंत के परीक्षण हुए हैं। पूरा ग्रेड एक टूर्नामेंट में भाग लेगा और निचले 10% को स्कूल से निष्कासित कर दिया जाएगा। करण को शेष 48 में रखा गया था। इसका मतलब है कि वह लगभग औसत था। अब तक करण को एकेडमी में लगभग 5 महीने हो चुके। शुरुआत में वह बिल्कुल निचले पायदान पर था। वह अपने ग्रेड के सबसे कमजोर लोगों में से था।
वह इतना कमजोर हो गया था कि उसे एडवांस ग्रेड में भी डाल दिया गया, एक ग्रेड जो एक सतर कमजोर छात्रों से बुरा हुआ था। मुझे लगता है कि अब हम आपको तैयारी ग्रेड में डाल सकते, सौरभ ने कहा। जब करण ने यह सुना तो वह उत्साहित हो गया। वह इतना शाली हो गया था कि अपने स्तर के लोगों से लड़ सके। लेकिन रुकिए, क्या करण केवल उन्नत ग्रेड के औसत तक नहीं पहुंच पाता? क्या उसे तैयारी ग्रेड में वृद्धि में नहीं गिना जाएगा? जरूरी नहीं। प्रत्येक वर्ग में एक ही टूर्नामेंट में भाग लिया, क्योंकि कैटेगरी क्लास के छात्र अन्य छात्रों की तुलना में बहुत कमजोर थे। इसलिए कैटेगरी क्लास का औसत छात्र केवल 70% में था। इसलिए कैटेगरी क्लास के लिए तैयारी ग्रेड में करण को अनिवार्य रूप से औसत से थोड़ा नीचे गिना जाएगा। एक वह ग्रेड आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उस दिन के बाद करण तैयारी ग्रेड में शामिल हो गया। वह अपने नए सहपाठियों से मिला, जिन्होंने उसका स्वागत किया। करण को बहुत कमजोर महसूस नहीं हुआ और वह उसके सतर पर था। उनके बारे में एकमात्र विशेष बात उनकी उम्र थी, लेकिन वर्ग को वास्तव में कोई परवाह नहीं थी। अब करण को केवल अमर से लड़ने की जरूरत नहीं थी, अब उसके बहुत सारे विरोधी थे। जैसे ही करण ने एक ग्रेड आगे बढ़ाया, अन्य पाठ भी बदल गए। पाठों में अब ज्यादातर सामान्य चरण के जानवर निपुणों और सामान्य चरण के योद्धाओं के बारे में बात की जाती। सभी पाठ छात्रों को सामान्य चरण के योद्धाओं के रूप में उनके जीवन के लिए तैयार करने में केंद्रित थे। करण के लिए शिक्षक नहीं बदले। शिक्षक को कोई ग्रेड नहीं, बल्कि एक पाठ सौंपा गया था। एक शिक्षक ने सभी ग्रेडों को दिए गए दिन के अलग अलग समय पर पढ़ाया ताकि पाठ ओवरलैप न हो। शुरुआती ग्रेड विशेष था क्योंकि उन्होंने अभी तक अपना पैसा नहीं चुना था, जिसका मतलब था कि उनका पाठ कार्यक्रम भी बहुत अलग था। उनके कारण प्रतिदिन 3 पाठ स्थानांतरित कर दिए गए थे। अब करण के लिए दिन की शुरुआत तलवारबाजी क्लास और जानवर क्लास से हुई। उनके बाद और क्लास कक्षाएं उनको करण कैटेगरी क्लास में भाग लेगी। कोई वह है मान सकते हैं कि तैयारी ग्रेड में कठिनाई होगी, लेकिन ऐसा नहीं था। तैयारी ग्रेड के लिए करण का शुरुआती स्थान एडवांस ग्रेड के लिए उसके शुरुआती स्थान से पहले की तुलना में बहुत अधिक था। उन्होंने पूरी तरह से एक एकीकरण कर लिया था। वह अब कोई विचलित व्यक्ति नहीं था। समय बीतने के साथ साथ लोग धीरे धीरे यह भी भूल गए करण ने अतीत में क्या किया था। अब कोई भी उसकी ओर भयभीत भाव से नहीं देखता था। अब करण केवल के एक सामान्य छात्र था। वह अपने उपयुक्त ग्रेड में था। वह उसको नहीं था, लेकिन वह भी कूड़ा नहीं था। वह बहुत ही सामान्य छात्र था। लेकिन अब किसी को करण की हरकतें याद नहीं रही। फिर भी किसी ने उस पर हमला नहीं किया। तैयारी ग्रेड के लोगों पर हमला करना अनिवार्य रूप से अनुशासन था। करण का जीवन जारी रहा। एक और महीना बीत गया। करण पूरी तरह से सोने की आदत हो चुकी थी। उसे अब भी हर बार थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन वह इससे अभ्यस्त हो गया था। अब यह सामान्य था। उनसे सना चेहरा भी लगभग पूरी तरह से गायब हो गया था। करण ने इसे केवल अपने सपनों में देखा था। दिन भर में उसने इस बारे में सोचा भी नहीं। एक और महीना बीत गया और वह फिर से अराजकता के दिन का समय था। आज 6 महीने पहले ही बीत चुके थे। अब तक करण को अकेडमी में लगभग 7 महीने हो चुके थे। नीलम ने करण को एक और कोटा दिया था और उसने इसे स्वीकार कर लिया। भले ही किसी ने करण पर कोई ध्यान नहीं दिया और भले ही वह बेहतर औसत दिखाई देता था, लेकिन जब शिकारी की बात आती है तो करण अपने भी वर्ग में था। वास्तव में करण ने पहले ही अपने दम पर जनरल स्टेट के जानवरों के से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह हमेशा एक बेवकूफ योजना पर भरोसा करता था, जिसका उसे अनिवार्य रूप से उपयोग करना पड़ता था। करण अब जनरल स्टेट के जानवरों के सामने असहाय नहीं था। वह कुछ देर तक उनसे लड़ सकता था और अगर वह उन्हें मारने में असफल भी रहा तो वह पीछे हट सकता था। यह करण की गुप्त ट्रेनिंग का हिस्सा था। जब जानवरों की बात आती है, वह किसी और की तुलना में खुद पर अधिक जोर से दे सकता है। जैसे ही अराजकता का दिन शुरू हुआ, करण दक्षिण पश्चिम टावर में अकेला खड़ा था। उसे अब योगेश की जरूरत नहीं थी, क्योंकि करण ने पूर्ण रूप से स्टॉर्म ईगल जोन में रहने वाले हर जानवर को अलग कर सीख लिया था। स्टॉर्म ईगल फिर से शहर के ऊपर से गुजरा और यह उतना ही प्रभावशाली था जितना उसने पहली बार देखा था। अराजकता का दिन शुरू हुआ और वॉरियर के सड़क पर फिर से हमला हुआ, लेकिन इस बार कोई टू फास्ट तेज जानवर दिखाई नहीं दिया। करण ने कई बार खतरे में पड़ा, लेकिन वह हमेशा उचित समय पर भाग गया। अपने नए ज्ञान के साथ करण टू जादूगरों और कमांडर स्टेट की लड़ाई देखकर और भी अधिक ज्ञान प्राप्त करने में कामयाब रहा। करण को कई और सिद्धांतों को जानता था। उनकी अपनी मार्शल आर्ट बहुत आगे बढ़ चुकी थी और इससे पहले कि वह यह जानता स्टॉर्म ईगल में जोन में लौट आया।
सजागता का दूसरा दिन खत्म हो चुका था और करण अकेडमी में लौट आया।